जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 एस्टेट सीटेट नेट ऐसे सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, अक्सर तानपुरे के प्रथम तार मिलाए जाते हैं, किससे मिलाए जाते हैं बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य मध्यम से। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राग मालकोस गाते समय तानपुरे को किससे मिलाइएगा। तो राग तानपुरा को देखिए, आपको इससे मिलाना होगा, आपको मध्य मध्यम से। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें है, राग पुरिया मारवा गाते समय तानपुरा को किससे मिलाएंगे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका मद्र निषाद से। ठीक है जी। पुरुष तानपुरे में तारों की बनावट होती है, बताइए तारों की बनावट कैसे होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर सवाल देख लीजिए। 4 नंबर सवाल पूछ रहा है, पुरुष के तानपुरे में जो तार होते हैं किस किस मेटल से बने होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पहला और चौथा तार जो होता है पीतल का बना होता है, और दूसरा तथा तीसरा तार जो होता है लोहा का बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एक से अधिक मोर। ठीक है जी। महिला तानपुरा में होता है, तो महिला तानपुरा में देखिए आपका चौथा तार पीतल का होता है। ठीक है जी, और पहला दूसरा और तीसरा तार लोहे का होता है, तो इसलिए दोनों सही है, इसलिए एक से अधिक मोर मारिएगा। ठीक है जी। तानपुरा के सेकंड व थर्ड तार, तानपुरा के सेकंड व थर्ड तार सदैव किससे मिलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य सा से, मध्य सरज से। ठीक है जी, मध्य सप्तक के सरज से। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, तानपुरे का चौथा तार अपेक्षाकृत मोटा होता है, जिससे मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य सरज से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, स्वरों के मैक्सिमम उतार चढ़ाव हेतु तारों को मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं। तो खूंटी से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, तारों में दूरी बनाने व जिसके नीचे करने से स्वर चढ़ता है, तो क्या होता है। तो मनका या मोती। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, खूंटी 10 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, खूंटी तारगहन अट्टी डांड गुल्लू तबली घुड़च मनका लंगोट किसके भाग हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा तानपुरा का। ठीक है जी। देखिए कील मोंगरा और लंगोट ये क्या है। तो तानपुरा के एक ही युक्ति का नाम है। ठीक है जी। तो तानपुरा के एक ही युक्ति को कील या मोंगरा या लंगोट कहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, एक ही युक्ति का नाम है और इसमें तार बंधे होते हैं। ठीक है जी। तो ए और बी सही है, तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला देखिए, तुम्बा व डांड, तुम्बा जो होता है या डांड के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। तो गुल कहा जाता है। ठीक है जी। तो तानपुरा में तुम्बा और डांड जहाँ मिलते हैं उसको गुल कहा जाता है। ठीक है जी। तानपुरे में ब्रिज का अन्य नाम क्या है। तो तानपुरे में ब्रिज का अन्य नाम क्या है जी। तो अन्य नाम इसका घोड़च या घोड़ी होता है, इसलिए एक से अधिक डी मार दीजिएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अट्टी या अटक बनते हैं, अट्टी या अटक किसके बने होते हैं। तो ये बने होते हैं हाथी के दांत के। ठीक है जी। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करता है, कौन ठीक करता है। तो मन का। ठीक है जी। तानपुरे को तंबूरा भी कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। 17 नंबर सवाल है, सितार के अंग कौन कौन है। तो सितार के अंग देखिए, सितार के अंग देखिए, तुम्बा है, कील है, तबली है, घुरच है, तार है, अट्टी है, तारगहन है, खूंटिया है, तरब है, मिजराब है, डांड गुल मनका पर्दा, तो ये सभी इसके भाग हैं सितार के। ठीक है जी। कील या मोंगरा से सितार के तार बांधे जाते हैं,
तो ये कथन सही है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, घूरच अथवा ब्रिज हाथी दांत या लकड़ी की चौकी आकार की होती है जिस पर तार रखे जाते हैं। इसके ऊपरी सतह का नाम क्या है? तो इसके ऊपरी सतह का नाम है जवारी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। खोखली लकड़ी जिसमें सितार के पर्दे बंधे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको डांट कहा जाता है। ठीक है जी। सितार के पर्दे जिसको सुंदरी भी कहा जाता है किसके बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, पीतल या लोहे के बने होते हैं। ठीक है जी, पीतल या लोहे के बने होते हैं। आप बताइए, सीयू से कॉपर होता है, एजी से चांदी होता है, तो ये यू किसका संकेत है? आप बताइए कमेंट करके। ठीक है जी। सितार के पर्दों की संख्या कितनी होती है? तो 16 से लेकर 24 तक। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। सितार के तारे जिनसे स्वर देर तक गूंजता रहता है वे क्या कहलाते हैं? तो तरब के तार कहलाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। सितार मिजराब से बजाया जाता है, यह किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, यह लोहा का बना होता है और इसको तर्जनी में फंसा कर बजाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक से अधिक मोर यहाँ हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। सितार का प्रथम तार बना होता है, सितार का प्रथम तार लोहा का बना होता है। सितार का प्रथम तार का मैक्सिमम प्रयोग होता है, अधिक से अधिक प्रयोग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बाज का तार कहा जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। दूसरा और तीसरा तानपुरा का सितार का दूसरा और तीसरा तार बना होता है और किससे मिलाया जाता है? तो पीतल का बना होता है और मद्रसा से मिलाया जाता है। ठीक है जी, आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। चौथा तार बनता है जिसे मद्र पंचम से मिलाते हैं, तो चौथा तार किससे बना होता है? तो लोहा से। ठीक है जी। पांचवा तार बनता है जिसे मद्र षडज से मिलाते हैं, तो पांचवा तार किससे बनता है? तो पीतल से। ठीक है जी। दूसरा और तीसरा तार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जोड़ी का तार। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। जोड़ी का तार कहलाते हैं। 31 नंबर सवाल है, छठा तार। छठा तार लोहे का बनता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो चिंकारी का तार। चिंकारी का पहला तार कहा जाता है। सातवां तार के बारे में, सितार के बारे में, जो लोहा से बना होता है, लोहा से बनता है और इसको इसको देखिए क्या कहा जाता है? चिंकारी का दूसरा तार कहा जाता है। और तार सा से मिलाते हैं इसको, तार सप्तक के साथ से मिलाते हैं। उसके बाद आपको झाला बजाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया इसमें, आरोह में किस राग में दोनों निषाद का प्रयोग होता है? तो काफी राग के। ठीक है जी। देखिए, खमाज और जय जयवंती, इसमें भी आपका कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। देखिए, राग शुद्ध कल्याण का गायन समय बताइए। तो शुद्ध कल्याण का गायन समय सायंकाल होता है, संध्या काल होता है। ठीक है जी। राग विभास जो होता है किस थाट से उत्पन्न होता है? तो विभास जो है आपका भैरव थाट से उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। गौड़ सारंग की जाति क्या है? तो गौड़ सारंग राग की जाति वक्र संपूर्ण है। झिंझोटी राग का गायन समय बता दीजिए। तो झिंझोटी राग का गायन समय रात्रि का अंतिम पहर है। अगला सवाल इसमें पूछा गया, देखिए अगला सवाल इसमें पूछा गया है, राग धनासिरी का वादी स्वर निम्न में से कौन सा है? तो पंचम हो गया। ठीक है जी। देखिए, राग धनासिरी जो होता है दो अंगों में पाया जाता है, एक भैरवी अंग में, तो इसमें वादी स्वर पंचम होता है, और भीमपलासी अंग में भी वादी स्वर पंचम होता है। ठीक है जी। देखिए, राग कोमल ऋषभ असावरी की जाति बताइए। तो ऑड संपूर्ण है। ठीक है जी। कोमल ऋषभ असावरी की जाति ऑड संपूर्ण है। अंत ध्वनि राग का सृजन किस कलाकार ने किया? तो शिव कुमार शर्मा ने। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। मुल्तानी राग में ऋषभ और धैवत, ऋषभ और धैवत शुद्ध कर देने से कौन सा राग बनेगा? तो मधुवती। ठीक है जी। सोहनी किस थाट का राग है? तो आप बताइए, मारवा थाट का। ठीक है जी। और मारवा थाट में आपको जो है
ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है, ठीक है जी। पूर्वी राग में आपको ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र और धैवत कोमल लगता है, ठीक है। और भैरवी में आप जानते हैं सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, और कल्याण में केवल मध्यम तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध लगता है। देखिए हंस ध्वनि राग का आरोह पहचानिए, तो हंस ध्वनि राग का आरोह है सारे ग प निशा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पुरिया धनाश्री का गायन समय क्या है? तो पुरिया धनाश्री का गायन समय आपको मिलेगा दिन का चतुर्थ पहर, ठीक है जी। देखिए षडज ग्राम किस आधुनिक स्वर सप्तक के समान है? तो बिलावल, ठीक है जी। तो अब देखिए शुद्ध नट राग में कोमल निषाद लगाने से किस राग का रूप बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बता दीजिए आप। राग शुद्ध नट में कोमल निषाद लगाइएगा तो देखिए भीमपलासी का भी रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी काफ़ी थाट से बना हुआ है। और बागेश्वरी का भी रूप देखने को मिलेगा, तो ये भी काफ़ी थाट का बना है, उसमें कोमल निषाद इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है। तो इसका आंसर एक से अधिक होना चाहिए। देखिए 95 नंबर सवाल कह रहा है राग जौनपुरी का गायन समय क्या है? तो राग जौनपुरी का गायन समय आप जानते हैं दिन का दूसरा पहर है। देखिए ध मरे ध प ध मगरे ड के साथ यहाँ पे ग होना चाहिए, सारे धसा, यह जो है किस राग का है? तो राग दुर्गा का है स्वर समूह, ठीक है जी। राग जौनपुरी किस थाट से उत्पन्न है? तो असावरी थाट से। अगला सवाल देख लीजिए, आडाना राग का गायन समय बताइए। तो आडाना राग का गायन समय है रात्रि का तीसरा पहर। देखिए राग भीमपलासी का वादी संवादी स्वर बताइए। तो राग भीमपलासी का मध्यम होता है वादी और संवादी होता है षडज, ठीक है जी। पहाड़ी राग किस थाट से उत्पन्न होता है? तो बिलावल थाट से, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, राग मारू बिहाग में न्यास किस स्वर पर लिया जाता है? तो आप जानते हैं गप गंधार पंचम और निषाद पर मारू बिहाग में न्यास लिया जाता है। राग मेघ का सम प्रकृति राग कौन सा है? तो मल्हार, ठीक है जी। देखिए राग शुद्ध नट इसकी जाति आडव अडव है, कहीं कहीं इसको आडव संपूर्ण भी माना जाता है, बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। और पंचम इसका वादी और षडज इसका संवादी होता है, रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए आभोगी कानड़ा जो राग होता है काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है, इसके मध्यमवादी और संवादी षडज होता है, और रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं, इसकी जाति आडव आडव है, ठीक है जी। ये कर्नाटकी राग है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अभी आपको मैंने बताया अभोगी कान्हड़ा का सम प्रकृति राग क्या होगा? तो ये होगा मेघ, ठीक है जी। और मेघ में भी जो है मेघ काफ़ी थाट से उत्पन्न है, और मध्यम इसका वादी और संवादी षडज, ठीक है। 104 नंबर सवाल देखिए, स्वरों में कौन सी जोड़ी राग मारवा से संबंध रखती है? तो आपका ऋषभ और धैवत, ठीक है जी। ऋषभ और धैवत इसमें न्यास के स्वर हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, राग आभोगी कानड़ा का वादी संवादी स्वर कौन सा है? तो मध्यम इसका वादी है और इसका संवादी षडज है, ठीक है जी। अगला सवाल, गुर्जरी तोड़ी की जाति क्या है? तो गुर्जरी तोड़ी का जाति साडव है, ठीक है जी। राग दरबारी कान्हड़ा का थाट क्या है? तो असावरी, ठीक है जी। राग मध्यमाद सारंग का संप्रकृति राग क्या है? तो राग मेघ, ठीक है जी। राग दरबारी का गायन समय बता दीजिए। तो रात के 1 से 4 बजे, चौथा आंसर हो जाएगा इसका। देशकार किस थाट का राग है? तो बिलावल थाट का, ठीक है जी। कोमल निषाद लगने वाला राग कौन सा है? तो खमाज है। देखिए राग देश का गायन समय बताइए। तो राग देश का गायन समय आपका हो जाएगा रात्रि का दूसरा पहर, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, राग भूपाली किस थाट से उत्पन्न है? तो कल्याण थाट से, आप जानते हैं। और गंधार इसका वादी और संवादी इसका धैवत होता है। देखिए शंकरा राग का गायन समय बताइए। तो रात के 7 से 10 बजे। अगला सवाल देख लीजिए, राग भोपाली का वादी स्वर वादी संवादी दोनों बताइए। तो भोपाल मणि भोपाली,
तो भूकाल गद्य देखिए, गंधार और धैवत, इसका गंधार वादी होता है और संवादी धैवत होता है। तो आंसर यहाँ पे ग होना चाहिए। रे ध लिखा है तो गध होना चाहिए। देखिए सा म म प म प ध प म रे सा, यह स्वर समूह किस राग का है? तो केदार का है। ठीक है जी, किसका है? तो केदार राग का। राग जय जयवंती का गायन समय बताइए। तो राग जय जयवंती का गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। अगला सवाल देख लीजिए, राग भट्टियार का संप्रकृति राग कौन सा है? भरवार। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, राग केदार का संप्रकृति राग कौन सा है? तो राग कामोद। ठीक है जी। नायकी कान्हड़ा का गायन समय बताइए। तो नायकी कान्हड़ा का गायन समय मध्य रात्रि है। राग साजगिरी के रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो। अगला सवाल देख लीजिए, राग मियाँ मल्हार का संप्रकृति राग कौन सा है? तो राग मियाँ मल्हार का संप्रकृति राग बहार है। ठीक है जी। राग नायकी कान्हड़ा का संप्रकृति राग क्या है? तो शाहाना। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, राग दरबारी कान्हड़ा की रचना किसने किया? तो तानसेन ने। आमिर खान ने किस राग की रचना की? तो मधुकौंस का। ठीक है जी। अब इसमें आगे देखिए, यहाँ पे हम थ्योरी वाला पढ़ रहे हैं, कुछ पोर्शन थ्योरी में इंपॉर्टेंट। देखिए आलाप के बारे में हम जाने, राग में स्वरों का विलंबित लय विस्तार आलाप कहलाता है, आप जानते हैं। इसके बारे में देखिए नोट्स बनाया गया है डिटेल, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। देखिए अगला इसमें देखिए बिंदु है, आलाप में मीड, खटका, मुर्की, गमक आदि का प्रयोग होता है। आलाप दो प्रकार के हैं, आकार आलाप और नोम तोम का आलाप। ठीक है जी। आलाप का प्रयोग मुख्यतः दो स्थानों पर होता है, एक गीत अथवा गत के पूर्व और दूसरा गीत या गत के बीच में। ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। देखिए गीत अथवा गत के पूर्व का नोम तोम का आलाप को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका स्थायी अंतरा संचारी अभोग जो ध्रुपद में प्रयोग करते हैं। देखिए तान, तान के बारे में देखिए, राग के स्वरों को द्रुत गति से विस्तार करिएगा तो उसको तान कहते हैं। वाद्यों में प्रयोग किए जाने वाले तानों को तोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि तोड़ा क्या है, तो वाद्यों में प्रयोग किए जाने वाले तानों को तोड़ा कहते हैं। देखिए अलंकारिक तान, सपाट तान, छूट तान, ये सभी तान के भेद हैं। अगला देखिए बिंदु है, बोल अलाप और बोल तान। बोल अलाप और बोल तान में क्या अंतर है? गीत के शब्दों को लेकर अलाप को बोल अलाप कहते हैं, जबकि तान में गीत के शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे बोल तान कहते हैं। ठीक है, बोल अलाप के प्रकार लयबद्ध होते हैं, दूसरा लय रहित होते हैं। बहलावा क्या है? तो अलाप के ढंग पर ली गई तान अथवा बोल तान को बहलावा कहते हैं। ठीक है, ग्रह, अंश और न्यास। देखिए वह स्वर जिसे राग का गायन वादन प्रारंभ होता है ग्रह स्वर कहलाता है। देखिए वह स्वर जिस पर राग का गायन वादन समाप्त होता है न्यास का स्वर कहलाता है। जिस स्वर का मैक्सिमम यूज होता है उसे अंश स्वर कहते हैं या वादी स्वर कहते हैं। ठीक है जी। वक्र स्वर, देखिए वक्र स्वर किसको आप कहेंगे? तो वक्र स्वर गाते बजाते समय जब स्वर का प्रयोग सीधा न होकर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो या घूम कर होता है तो उससे वक्र स्वर कहा जाता है। जैसे सारे ग म प म ग रे सा, देखिए स्वर को आगे पीछे आकर प्रयोग किया गया है। मीड क्या है? लगातार स्वरों का प्रयोग मीड कहलाता है, अर्थात दो स्वरों के बीच कोई अन्य स्वर नहीं आवे उसको मीड कहते हैं। जैसे सारे, सारे के बीच में कोई स्वर नहीं, गम प ये भी लगातार स्वर है तो लगातार स्वरों को मीड कहा जाता है। देखिए कर्ण किसको कहते हैं? तो कर्ण, इसमें कर्ण के बारे में लिखा गया, देखिए कर्ण के बारे में लिखा गया है, गाते बजाते समय आगे अथवा पीछे स्वरों का प्रयोग कर्ण कहलाता है। कर्ण को लिखने का भेद देखिए, कर्ण को लिखने का तरीका देखिए, म और ग को एक साथ प्रयोग करना है तो ऐसे लिखेंगे, रे ग। देख लीजिए खटका और मुर्खी, 4 या अधिक स्वरों की गोलाई बनाते हुए स्वरों के द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं। ठीक है जी। सारे सा निशा देख लीजिए, सारे निशा ये, तो खटका और मुर्की देख लीजिए, 4 या अधिक स्वरों की एक गोलाई बनाते हुए
स्वरों के द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं। ठीक है जी, मतलब एक स्वर को और स्वर से घूम के फिर उसी स्वर पे आना खटका कहलाता है या मुर्की। देखिए यहाँ पे आपको सा के साथ खटका लिया जा रहा है। देखिए सा रे नी सा, मतलब सा से शुरू करके फिर रे पे गए, फिर नी पे गए, फिर सा पे आ गए, तो इसी तरह खटका या मुर्की इसी को बोलते हैं। ठीक है जी, देख लीजिए मुर्की किसको कहते हैं। मुर्की में द्रुत गति में 3 स्वरों का एक अर्धवृत्त बनते हैं। ठीक है जी, 3 स्वरों का एक अर्धवृत्त बनते हैं, जैसे रे नी सा। ठीक है, धम प, 3 स्वर होते हैं इसमें। और आपको खटका में क्या 4 या अधिक स्वर होते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। मूल स्वर के ऊपर बाईं ओर 2 स्वरों का कण दिया जाता है। जैसे देखिए बाईं ओर आपको प से मुर्की लिया जाता है, तो ध म इसके बाईं तरफ ऊपर में लिखते हैं। ठीक है जी, अगला देखिए गमक। गमक किसको कहते हैं, गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को गमक कहते हैं। ठीक है, तो आपको एमसीक्यूज बन सकता है कि गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं, तो गमक। ठीक है जी, अगला देखिए पंडित सारंग देव द्वारा गमक की परिभाषा, स्वरस्य कंपो गमकः श्रेत्री चित्त सुखावह। ठीक है जी, ऐसा कंपन जो श्रोता के चित्त को सुखदायी बनाए। ठीक है, सारंग देव के समय गमक के 15 प्रकार थे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला इसमें बिंदु है अवयव किसको कहते हैं, अवयव। तो देखिए गीतों के हिस्सों को अवयव कहते हैं। जैसे अस्थाई हो गया, अंतरा हो गया। ध्रुपद के 4 अवयव थे, अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। ठीक है, देखिए गीत या गत के पहले भाग को अस्थाई कहते हैं, जो मध्य सप्तक में होता है। ठीक है, गंधार मध्यम अथवा पंचम से प्रारंभ होकर अंतरा तार सप्तक तक जाता है। ठीक है, अंतरा जो होता है गंधार मध्यम अथवा पंचम से प्रारंभ होकर तार सप्तक तक जाता है। ठीक है, अब देखिए लय किसको कहते हैं, तो समान गति या चाल को लय कहते हैं। ठीक है, संगीत में देखिए विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। तो लय 3 प्रकार के हो गए, आप जान गए। देखिए मात्रा किसको कहते हैं, तो 2 तालियों के बीच का समय एक मात्रा कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा है। ताल किसको कहते हैं, तो विभिन्न मात्राओं के विविध समूह को ताल कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा वो देख लीजिए। अब यहाँ पे वेंकट जी 72 थाट का रचना कैसे किए थे, ये देखना है। तो चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ में गणित के द्वारा वेंकट मखी ने 1 सप्तक से 72 थाट की रचना करने को सिद्ध किया था। देख लीजिए सेक्शन ए में आप देखते हैं, तो इसमें पहले में जो है सा के साथ कोमल और शुद्ध ऋषभ के साथ आपको शुद्ध मध्यम को दर्शाया गया है। उसी तरह दूसरे में आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, और इसमें आपको शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया गया है सभी में। ठीक है जी, उसी तरह सेक्शन बी में देख लीजिए, तो आप इसमें 6 है, एक तरफ सेक्शन ए में है 6 और इधर सेक्शन बी में भी 6 है, तो 6 गुणे 6 36 बन गया, यहाँ से 36 थाट यहाँ बन गया। और दूसरे में शुद्ध मध्यम के साथ आपको तीव्र मध्यम का प्रयोग किया गया है, और बाकी सभी वैसे ही स्वर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी 6 गुणे 6 36 थाट बन रहे हैं, तो टोटल आपका कितना हो गया 72 थाट। ठीक है जी, आप इसको देख सकते हैं। तो मध्यम शुद्ध और मध्यम तीव्र के साथ थाट की रचना करके 72 थाट बनाया गया। देखिए भारतीय सप्तक में 32 थाट, 32 थाटों की रचना कैसे की गई, देखिए तो सेक्शन ए में आप देख लीजिए सा कोमल रे और कोमल ग और साथ में शुद्ध मध्यम। ठीक है जी, और वहीं पे दूसरे में सा कोमल रे ग शुद्ध है, मध्यम शुद्ध है। इसी तरह से 4 स्वर समूह बनाए गए हैं, और सेक्शन बी में भी वैसे देख लीजिए 4 स्वर समूह। और दूसरे खंड में तो यहाँ पे देखिए 4 ग्रुप है, तो 4 से 4 चौका 16 थाट बन गया यहाँ। और सेक्शन ए में देख लीजिए दूसरे में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ से भी 16 थाट बन रहे, तो टोटल यहाँ पे 32 थाट का रचना हो रहा है। ठीक है जी, आप देख लीजिए ध्यान से। अगला सवाल देख लीजिए, अगला इसमें बिंदु है एक थाट से 484 रागों की रचना कैसे की जाती है। तो एक थाट के 9 जाति बन सकती है, आप जानते हैं। तो 9 जाति यहाँ पे देख लीजिए,
9 जाति आप जानते हैं संपूर्ण संपूर्ण है, जिसके आरोह में 7 अवरोह में भी 7 होते हैं। संपूर्ण षाडव मतलब जिसके आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर होते हैं। संपूर्ण आडव में आरोह में 7 और अवरोह में 5 होते हैं। षाडव संपूर्ण में आरोह में 6 अवरोह में 7 होते हैं। षाडव आडव में आरोह में 6 अवरोह में 5 और षाडव षाडव में आरोह और दोनों में 6 स्वर। और आपको आडव संपूर्ण का मतलब आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर। 8वां देख लीजिए, आडव षाडव मतलब आरोह में 5 अवरोह में 6 स्वर होते हैं। और आडव आडव में आरोह और अवरोह दोनों में 5 स्वर होते हैं। तो संपूर्ण संपूर्ण जाति से आप एक राग उत्पन्न कर सकते हैं। संपूर्ण षाडव से 6 राग उत्पन्न कर सकते हैं। संपूर्ण आडव से 15 राग और षाडव संपूर्ण से 6 राग और षाडव आडव से 90 राग और षाडव षाडव से 36 राग। षाडव आडव संपूर्ण से 15 राग और आडव षाडव से 90 राग और देखिए आडव आडव से 225 राग। इस तरह सबको जोड़ने से 484 राग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है जी, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें आपसे MCQ बनाकर पूछा जा सकता है कि षाडव आडव जाति के राग से कितने राग उत्पन्न होंगे, तो 90 आंसर। ठीक है जी, यहाँ से आपको 9-10 सवाल बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसी तरह बनाया जाता है, बहुविकल्पिक इसी तरह बनाया जाता है। देखिए, तो 484 तो आपने एक जाति से उत्पन्न किया। ठीक है जी, इसलिए एक थाट से उत्पन्न किया आपने 484, तो 10 थाटों से आपको 484 पर 10 हो जाएगा, मतलब 48 और 40 रागों की रचना हो सकती है। ठीक है जी, स्वर साधना देखिए, रियाज उर्दू भाषा का शब्द है। ठीक है, रियाज उर्दू भाषा का शब्द है। मध्य सप्तक के स्वरों में अभ्यास करने से आवाज खुलती है और उसको खरज साधना कहते हैं। ठीक है, खरज साधन कहते हैं। ठीक है, खरज साधन में स्वरों में स्थिरता तथा स्वरों की मर्यादा बढ़ती है। ठीक है, बाद तंत्री ततम सुशीर मतम देखिए, चरमा व नध बदन मव नध तू बाधते घनो मूर्ति अभिघाता द्वधते यंत्र तधनम। ये संगीत रत्नाकर में वाद्यों के प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक है जी, तो वाद्य आप जानते हैं, तत्वाद होता है, सुशीरवाद होता है, औनद होता है, घनवाद होता है। ठीक है जी, अब देखिए तत्वाद्यंत्री देख लीजिए आप। तत्वाद्यंत्री जो तार से बनते हैं, बीड़ा को तत्वाद्यों की जननी कहा जाता है। तानपुरा को उंगली से, सितार को मिजराब से, सरोद को जवा से बजाते हैं। ठीक है, बेला सारंगी इसराज को छड़ी या कमानी से बजाते हैं। ठीक है, तत्वाद्य को बीतत भी कहते हैं। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र देखिए, हारमोनियम, शहनाई, बांसुरी, शंख, बिगुल। हारमोनियम में रीड से, शहनाई में पत्ती से स्वर उत्पत्ति होती है। ठीक है, औनद वाद्य यंत्र देखिए, तबला, पखावज, ढोलक, डमरू, नगाड़ा, भेरी। ठीक है, घन वाद्य यंत्र में देखिए, घन वाद्य यंत्र में कौन कौन आएंगे, तो घन वाद्य यंत्र में आप जानते हैं धातु और लकड़ी से बना होता है, जैसे मजीरा हो गया, झांझ हो गया, जल तरंग हो गया। उपरोक्त प्रकार सारंग देव द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, संगीत रत्नाकर में देखिए, तबले का जन्म आप देख लीजिए, तो तबले का जन्म 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतकार अमीर खुसरो ने किया, पखावज को 2 भाग में करके। ठीक है, पखावज में वादन से पहले आटा लगाया जाता है, आप जानते हैं। इसमें देखिए अगला सवाल, प्राचीन दूरदर नामक वाद्य का आधुनिक रूप तबला है। ठीक है, अरब के तबल नामक वाद्य से तबला बनी है, जिसे नकारा भी कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम दिल्ली के सिद्धार खां एक तबलिये के रूप में मशहूर हुए थे। सिद्धार खां के द्वारा ही दिल्ली घराने की तथा अन्य घराने की नींव पड़ी। ठीक है, तबले के मुख्य 3 घराने हैं। एक पश्चिमी घराना, तो इसके अंतर्गत आपको दिल्ली अजराड़ा घराना आता है। ठीक है, पूर्वी घराना में क्या आता है, तो लखनऊ, फारुखाबाद, बनारस। और पंजाबी घराना में पंजाब स्वतंत्र रूप से शामिल है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप सभी का नौकरी जरूर होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।